क्या सच में हम आज़ाद हैं? क्या जो सोचा जाता है वो बिल्कुल बेझिझक बोला जा सकता है? क्या देश में कहीं भी जाने और कुछ भी करने की पूरी आज़ादी है? अगर हाँ, तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है सीधे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 को। लेकिन क्या ये आज़ादी अनलिमिटेड है? यही है आज के इस एक्सप्लेनर की सबसे पावरफुल कहानी। इस डीप डाइव में स्वागत है, जहां हम सिस्टम को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि समझते हैं, फील करते हैं। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 19 की। ये वो हिस्सा है जो हर इंडियन सिटीजन को देता है 6 सबसे पावरफुल फ्रीडम्स। लेकिन इन राइट्स के साथ एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक भी आता है, क्योंकि एब्सोल्यूट फ्रीडम जैसी चीज शायद सिर्फ एक मिथक है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस पूरे टॉपिक को कैसे डिकोड करने वाले हैं। पहले बात होगी फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फिर असेंबली और एसोसिएशन बनाने की राइट्स की, उसके बाद मूवमेंट और बसने की आज़ादी, फिर प्रोफेशन, और आखिर में समझेंगे इन सब के बीच का लीगल बैलेंस। नंबर 1 और सबसे फेमस राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये तो किसी भी डेमोक्रेसी का बिल्कुल लाइव वाया है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल टेक्स्ट देखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बहुत सिंपल है। थॉट की लिबर्टी और जानने का राइट ही हर एक्सप्रेशन का असली सोर्स है। अगर आवाज़ ही दब जाए तो डेमोक्रेसी तो लिटरली खतरे में आ जाएगी। और इस बात को जस्टिस कृष्णा अय्यर के इस बेहतरीन कोट से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने एकदम सही पॉइंट आउट किया था कि सच्ची पावर, असली सेंसर करने की ताकत किसी सरकार के पास नहीं, बल्कि सीधे जनता के हाथ में होती है। अब बेनेट कोलमन केस की ये माइक्रो स्टोरी देखिए। इसमें स्टेट और एक इंडिविजुअल के राइट्स सीधे आमने सामने आ गए थे। 1956 के न्यूज़पेपर एक्ट के तहत विज्ञापनों को लिमिट करने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एडवर्टाइजिंग लिमिट करने का मतलब है न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन रोकना, जो सीधा फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला है। लेकिन यहाँ आता है वो रियलिटी चेक जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये फ्रीडम अनलिमिटेड बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट आर्टिकल 19(2) के तहत रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अगर स्टेट की सिक्योरिटी खतरे में हो, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा हो, मानहानि का केस हो या फिर मोरालिटी और देश की सॉवरेनिटी की बात हो, तो इस फ्रीडम को कंट्रोल करना पूरी तरह से लीगल है। नंबर 2, असेंबली एंड इट्स लिमिट्स, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का अधिकार। अब हिम्मत लाल के शाह केस को ही ले लीजिए। ये केस दिखाता है कि मीटिंग और असेंबली का राइट तो है, लेकिन पुलिस की प्रायर परमिशन लेना कोई राइट्स का वायलेशन नहीं है, बल्कि पब्लिक पीस बनाए रखने के लिए ये एक एकदम वैलिड और ज़रूरी रेगुलेशन है। इसी से जुड़ा एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कामेश्वर प्रसाद केस। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। एक सिटीजन के तौर पर उनके पास पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन का फंडामेंटल राइट है, लेकिन उनकी ऑफिशियल पोजीशन उन पर कुछ जिम्मेदारियां और लिमिट्स भी लगाती हैं। अब आते हैं तीसरे राइट पर, फॉर्मिंग एसोसिएशंस, ग्रुप्स बनाने की आज़ादी। इसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज, क्लब्स या यूनियंस बनाए जा सकते हैं। लेकिन एक सेकंड, यहाँ रुकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही सरप्राइजिंग लीगल रियलिटी है। ट्रेड यूनियन बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग या स्ट्राइक करने का फंडामेंटल राइट मिल गया है। हड़ताल करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, घोष केस से इसे और गहराई से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मनमाने डिस्ट्रिक्शन से बचाया। कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ किसी डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने का मतलब हड़ताल करना नहीं होता, और ऐसे बिना वजह दबाने वाले रूल्स को इनवैलिड होल्ड किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मूवमेंट एंड रेजिडेंस पर। इंडिया के अंदर कहीं भी घूमने और रहने की आज़ादी। इन कॉम्प्लीमेंट्री राइट्स के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरआर्चिंग लॉजिक एकदम क्लियर था। मकसद था इंटरनल बैरियर्स को हटाकर पूरे देश को यूनिफाई करना, ताकि हमारी सोच सिर्फ अपने स्टेट या शहर तक लिमिटेड न रहे, बल्कि हम सही मायनों में नेशनल माइंडेड बन सके। पर हाँ, यहाँ भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं। देश में मूवमेंट या रेजिडेंस पर रोक लग सकती है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की प्रोटेक्शन के लिए। जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी व्यक्ति को सिटी लिमिट से बाहर मूव करने का ऑर्डर देना एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन माना गया है। नंबर 5, प्रैक्टिसिंग अ प्रोफेशन, कोई भी जॉब, ट्रेड या बिजनेस करने का राइट। ये राइट बहुत वास्ट है, लेकिन ऑब्वियसली इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसके नाम पर कोई कुछ भी इल्लीगल काम करने लग जाए, या फिर ये मान लिया जाए कि किसी को उसकी पसंद की सरकारी जॉब मिलने की लीगल गारंटी मिल गई है।
और तो और स्टेट कुछ नेसेसरी रेगुलेशंस भी लगा सकती है। किसी प्रोफेशन के लिए टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस मैंडेटरी की जा सकती हैं। यहाँ तक कि आम जनता के फायदे के लिए सरकार किसी पूरी इंडस्ट्री पर अपनी मोनोपोली भी बना सकती है। फाइनली, नंबर 6, द बैलेंस ऑफ फ्रीडम। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट जो यहाँ निकल कर आता है वो ये है कि आर्टिकल 19 सिर्फ राइट्स की कोई चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि ये इंडिविजुअल लिबर्टी और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच के टेंशन को बैलेंस करने का एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज ही इस बात का रिमाइंडर है कि ट्रू डेमोक्रेसी एग्जैक्टली इसी इंटरसेक्शन पर काम करती है। एक तरफ फ्रीडम है और दूसरी तरफ उसके साथ जुड़ी हमारी जिम्मेदारी। तो इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हमारी आज़ादी पर इन सख्त पाबंदियों के बिना एक सच्चा लोकतंत्र कभी भी सर्वाइव कर सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगर इस सिस्टम को ऐसे ही गहराई से समझना पसंद है तो आगे के एक्सप्लेनर के लिए हमारे साथ बने रहें।